जय हिंद सभी को। आज हम देखें ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय सर्ग में क्या है, आखिर क्या हुआ आगे। ध्रुव स्वामिनी का जीवन जो छिन्नमस्ता का मस्तकाभिषेक कराने की चेष्टा किया, जिसमें प्रसाद जी ने। द्वितीय अंक में कथा वस्तु एक निश्चित प्रसंग को लेकर आगे बढ़ती है। पहले अंक जैसा वस्तु सूत्रों का बाहुल्य इसमें नहीं, इसका कथा केंद्र शकदुर्ग है। शकराज उद्विग्न मन से संदेश लेकर जाने वाले खिंगल की प्रतीक्षा कर रहा है। कभी उसकी प्रणय पात्री किंतु आज उपेक्षिता कोमा उसे महत्वाकांक्षा तथा प्रतिशोध के इस अविवेकपूर्ण कृत्य से विरत होने के लिए समझाती है, किंतु वह चिढ़ जाता है। इसी समय खिंगल आकर सूचना देता है कि रामगुप्त ने महादेवी तथा सामंत स्त्रियों को भेजना स्वीकार कर लिया है। शकराज अत्यधिक प्रसन्न होकर सोने की झांझ वाले नृत्य का आयोजन करता है, जिसमें शकराज तथा उसके सैनिक मद्यपान करते हैं। महोत्सव के बीच खिंगल दुर्ग तोरण में शिविकाओं के आ जाने की सूचना देता है और बताता है कि महादेवी शकराज से एकांत मिलन चाहती हैं। कोमा अपने प्रेम के नाम पर पुनः एक बार शकराज को नारी जाति का अपमान करने से रोकती है, किंतु वह उसकी उपेक्षा कर देता है। कोमा के प्रतिपालक आचार्य मिहिरदेव भी उसे राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठने के लिए समझाते हैं, किंतु शकराज उन्हें अपमानित करके वहां से चला जाता है। मिहिरदेव कोमा से शकराज का कपट प्रणय भूलकर स्वदेश चलने के लिए कहते हैं और अमंगल सूचक धूमकेतु की ओर संकेत करते हैं। कोमा पहले तो द्विविधा में पड़ती है, किंतु शकराज की स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति का परिचय पाकर बहुत दुखी होती है और फिर पुनः जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेती है। वह पहले तो समझाती है कि आचार्य रोके उन्हें इस अमंगल कृत्य करने से, लेकिन फिर चली जाती है। उसको पता है कि उसकी बात यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। आशंकित शकराज के कक्ष में स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आते हैं। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए उसे एक बार फिर लौट जाने के लिए कहती है, किंतु चंद्रगुप्त अपने निश्चय पर अडिग है। इसी समय शकराज आता है और दोनों को लेकर द्विविधाग्रस्त होता है, क्योंकि दोनों ही सुंदर हैं और दोनों ही अपने को महादेवी बताते हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी छद्म कलह के बहाने कटार निकाल लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी तूर्यनाद करती है और द्वंद्व युद्ध में शकराज मारा जाता है। शिविकाओं में छिपे हुए सामंत कुमार शकों का संहार करते हैं। ध्रुव स्वामिनी शकदुर्ग की स्वामिनी के रूप में समादृत होती है। इस प्रकार यह अंक प्रासंगिक कथा के सहारे आधिकारिक वृत्त को एक निश्चित बिंदु तक पहुंचा देता है। यह अंक जितना सक्रियतापूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी। कोमा का असफल प्रेम, उसका भावोद्वेग और निराश खिन्नता में उसका प्रस्थान मन को मथ डालते हैं। शकराज की द्विविधा तामसी स्तर की है, अतः वह अपने अनुरूप ही विकर्षणात्मक प्रभाव डालती है। दूसरी ओर ध्रुव स्वामिनी की गौरवान्वित हर्षोत्फुल्लता और चंद्रगुप्त की आत्मविश्वासमयी दृढ़ साहसिकता मानो कोमा और शकराज की मानसिक स्थितियों का भी प्रतिपक्ष उपस्थित करती है। बाह्य संघर्ष में तो वे प्रतिपक्षी हैं ही, जितना उद्वेग और अंधकार कोमा और शकराज के हृदय में है, उतनी ही गौरवपूर्ण विश्वास की प्रहर्षित आत्मदीप्ति चंद्रगुप्त और ध्रुवा के हृदयों में। यह आंतरिक प्रतिपक्षता इस अंक का एक अतिरिक्त आकर्षण है। चंद्रगुप्त और शकराज का द्वंद्व कुछ ही क्षणों का है, किंतु अपने आप में वह अत्यंत जीवंत और नाटकोचित है। नाटकीय त्वरा और सक्रियता इसमें अपने प्रकर्ष पर है। नृत्य महोत्सव में मद्यपान का प्रसंग कुछ विनोदपूर्ण भी है। गीत केवल एक है और वह पात्र व उसकी स्थिति के अनुरूप है। मंच सज्जा के विचार से भी यह अंक सहजैव अभिनय है, क्योंकि सारी घटनाएं शकदुर्ग में घटती हैं और बहुत थोड़े से हेर फेर के साथ एक ही माहौल बना रहता है। वह है स्वर्ण झांझ नृत्य, नील लोहित धूमकेतु, लाल मदिरा और रक्ताक्त कटारें नाटकीय वातावरण को रोमांचक बनाने में विशेष योगदान प्रस्तुत करती हैं। अंतिम नाटक का अंतिम अंक
मुख्य समस्या को वैचारिक मंच पर ले आता है और दोनों पक्षों को खुली बहस की छूट देता है और उसके बाद निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। समस्या पूर्ववर्ती अंकों में भी प्रस्तुत की गई है, किंतु वहां उसे उसके व्यावहारिक संदर्भों में चित्रित किया गया है और क्रमिक घटनाओं के द्वारा उसे अधिकाधिक उभारने का प्रयत्न किया गया है। वस्तुतः द्वितीय अंक की समाप्ति से पहले ध्रुव स्वामिनी का पक्ष इतना निर्बंध और सबल नहीं हो पाया था कि वह अपने तथाकथित किंतु समाज स्वीकृत पति के साथ संबंध विच्छेद जैसे नाजुक विषय पर बहस कर सके। अब घटनाओं ने एक ओर रामगुप्त के पतित चरित्र को उजागर कर दिया है और दूसरी ओर ध्रुव स्वामिनी शकदुर्ग की स्वतंत्र अधीश्वरी बन चुकी है। अतः अब उसे किसी का भी भय नहीं। राजाधिराज रामगुप्त बिना उसकी अनुमति के दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। पुरोहित शांति कर्म के लिए आता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी अपने को ध्रुव स्वामिनी या महादेवी के पद से मुक्त मानने लगी है। उसके मतानुसार जो रानी शत्रु के लिए उपहार के रूप में भेज दी जाती है, वह महादेवी के उच्च पद से पहले ही वंचित हो चुकी होगी। वह रामगुप्त से अपने परिणय को राक्षस विवाह बताती है और परिणाम यह सारा रक्तपात है। पुरोहित विचार संघर्ष में उलझकर पुनः धर्मशास्त्र देखने के लिए विवश होता है। इसी समय कोमा ध्रुव स्वामिनी से शकराज का शव मांगती है। ध्रुव स्वामिनी खीज और किंचित ईर्ष्या के साथ उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है। वह अपनी अनिर्णित स्थिति के कारण उद्विग्न और उन्मत्त हो उठी है। चंद्रगुप्त वहां से चल देने के लिए उद्धत है, किंतु मंदाकिनी की प्रेरणा से वह अपने स्वत्व और अपनी वाग्दत्ता पत्नी की रक्षा के लिए कटिबद्ध होता है। मंदाकिनी से यह सूचना पाकर कि रामगुप्त के सैनिकों ने शकराज का शव ले जाते हुए आचार्य मिहिरदेव और कोमा का वध कर दिया, सामंत कुमार विद्रोही हो उठते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि कोमा और मिहिरदेव जी का जो वध हुआ वह वध प्रकारांतर में ध्रुव स्वामिनी का ही वध है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी का अधिकार ध्रुव स्वामिनी के आदेश से वह जा रही थी, तो पूरी की पूरी प्रतिक्रिया उस पर निकाली गई, प्रतिशोध निकाला गया। रामगुप्त क्रोधाविष्ट होकर सामंत कुमारों के साथ चंद्रगुप्त को बंदी बना करके फिर पारिवारिक मर्यादा के विचार से चंद्रगुप्त ध्रुव देवी से प्रेरित होकर भी प्रतिवाद नहीं करता। ध्रुव स्वामिनी निर्भीकता पूर्वक महादेवी और रामगुप्त की सहधर्मी होना अस्वीकार करती है। इसी समय पुरोहित धर्म निर्णय के लिए उपस्थित होते हैं और शिखर स्वामी की वर्जना के बावजूद वह विचलित नहीं होते। क्रोधाविष्ट और अविवेकी रामगुप्त ध्रुवा को बंदी बनाने का आदेश देता है। इस बिंदु पर चंद्रगुप्त की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। वह आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालते हैं और अपने को शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी घोषित करते हुए शिखर स्वामी तथा रामगुप्त को दुर्ग से बाहर चले जाने का आदेश देते हैं। शिखर स्वामी निर्णय के लिए कुलवृद्धों और सामंतों की परिषद का आयोजन करता है। मंदाकिनी परिषद में ध्रुव स्वामिनी की ओर से अभियोग प्रस्तुत करते हुए कहती है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राजकिलविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। गुप्त कुल की वधु ध्रुव स्वामिनी की सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक स्थिति का वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में धर्मोचित आकलन व निर्धारण होना चाहिए। पुरोहित व्यवस्था देता है कि रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृत या प्रव्रजित न होने पर भी गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलविशी क्लीव है। फिर यह विवाह माता पिता के प्रमाणों से भी विहीन है। वह स्पष्ट कहता है कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सदस्य रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने के लिए अनधिकारी घोषित कर देते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को अविलंब दुर्ग से बाहर जाने का आदेश देती है। रामगुप्त पीछे से चंद्रगुप्त को कटार मारना चाहता है, किंतु इससे पूर्व एक सामंत कुमार उस पर प्रहार करके उसे गिरा देता है। नाटक राजाधिराज चंद्रगुप्त और महादेवी ध्रुव स्वामिनी के विजय घोष से समाप्त होता है। विचारशीलता का प्राधान्य होने पर भी इस नाटक में द्वंद्व का अभाव नहीं। अंतर्द्वंद अंक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त में दिखाई पड़ता है। चंद्रगुप्त को मंदाकिनी की प्रेरणा कुछ ही क्षणों में निर्द्वंद्व और निर्दिष्ट शायामी बना देती है, किंतु ध्रुवा की निष्कृति इतनी आसान नहीं। उसे काफी दूर तक यह मनोव्यथा सहनी पड़ती है। कोमा के मृत शकराज के प्रति निष्ठा उसे और उद्विग्न कर देती है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त के लिए प्रकटतः कुछ भी नहीं कर सकती, जबकि चंद्रगुप्त उसके लिए प्राणों की बाजी लगा चुका है। अभी और भी है, आगे के अंकों में, आगे के YouTube लिंक में आपको फिर से सारी बातें बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। ध्रुव स्वामिनी नाटक की
बातों को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे कि चारित्रिक ओजस्विता की दृष्टि से जो ध्रुवस्वामिनी नाटक का तृतीय अंक है वह बहुत प्रभावशाली है। मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, पुरोहित, सामंत कुमार अर्थात रामगुप्त का पूरा विपक्षी समुदाय इसमें अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ उभरा हुआ है। मंदाकिनी का निर्भीक अभियोजन, ध्रुवस्वामिनी की व्यंग्य कटु स्पष्टोक्ति, चंद्रगुप्त की स्वत्व घोषणा, पुरोहित की निर्भीक व्यवस्था, सामंत कुमार का दुर्निवार विद्रोह सभी कुछ ओजस्वी और प्रभावशाली है। चंद्रगुप्त का सहसा झटक कर लौह श्रृंखला तोड़ देना एक श्रेष्ठ नाटकीय स्थल है जो पाठक या दर्शक को सहसा पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। विचार प्रधान होने के कारण इसमें गीतों का न होना भी इसका एक नाटकीय गुण है। संवाद बड़े ही वेगमय और तार्किक हैं। व्यंग्य की तीक्ष्णता उनमें अतिरिक्त नाट्य गुण उत्पन्न कर देती है। परिषद के कार्यवाही की क्रमिकता और वाद विवाद की त्वरा देखते ही बनती है। दृश्य योजना इस अंक में सर्वाधिक सहज और स्वाभाविक है। परिषद के लिए उपयुक्त दृश्य का निर्माण मंचस्थ पात्र सैनिक स्वयं ही कर लेते हैं और वह कथाक्रम का ही एक अंग लगता है, अतिरिक्त नाट्य प्रबंध नहीं। प्रसाद के अन्य नाटकों में शायद ही कोई वैचारिक स्थल इतना नाटकीय बन पड़ा हो। तो अब जरूरी है कि भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार कथानक का विन्यास किया जाए। कथानक का विन्यास कैसे कैसे होता है, क्योंकि इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं: अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं और नाट्य संधियां। अगर इनके आधार पर नाटक खरा उतरता है तो वह भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से उत्तम नाटक माना जाएगा। लेकिन प्रसाद जी परंपरा प्रेमी नहीं थे। हाँ, वे इतने आधुनिकतावादी भी नहीं थे कि परंपरा को आंख मूंद कर तिलांजलि दे दें। तो प्राचीन भारतीय अवधारणाओं में उन्होंने उन्हीं रूढ़ियों का त्याग किया जो स्वाभाविकता की दृष्टि से बाधक हैं, हमारे विकास में निरर्थक और अनुपयोगी हैं, हमारी उन्नति में, हमारे विस्तार में। इसलिए कथा विन्यास से संबंधित कुछ विशेषताएं ध्रुवस्वामिनी में मिलती हैं। और 3 बातें हम याद रखें कि भारतीय नाट्य शास्त्र में कथानक के विन्यास के लिए अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं और नाट्य संधियां अत्यंत आवश्यक होती हैं। अर्थ प्रकृतियों को प्रयोजन या कार्य की सिद्धि के कारणों के रूप में देखा गया है, अर्थात कथा के विन्यास के वे विशिष्ट स्थल जो कथा वस्तु के कार्य की ओर अग्रसर होने में निमित्त बनते हैं, अर्थ प्रकृति कहे जाते हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? अर्थ प्रकृतियां कितनी हैं? 5: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज अर्थ प्रकृति कार्य या प्रयोजन का मूल कारण है जो आगे विकसित होता है। ध्रुवस्वामिनी का रामगुप्त के अंतःपुर में आने के बाद स्वयं को अपमानित अनुभव करना ही बीज या मूल कारण है। उसकी अभिव्यक्ति खड्गधारणी को संबोधित करके कहे गए ध्रुवस्वामिनी के इस वाक्य में हुई है। क्या कहती है? इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। बिंदु क्या है? बिंदु बीज के विकास की स्थिति है। ध्रुवस्वामिनी को शकराज के पास संधि के उपहार के रूप में भेजने का रामगुप्त द्वारा दृढ़ संकल्प बिंदु अर्थ प्रकृति का रूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि बीज रूप में स्थित असंतोष यही विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। और ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को निर्लज्ज, मद्यप, क्लीब कहकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। पताका और प्रकरी नाट्य वस्तु के भेद हैं। क्या है? नाट्य वस्तु के भेद। नाटक की मुख्य कथा आधिकारिक कहलाती है। नाटक की मुख्य कथा आधिकारिक कहलाती है और उससे संबद्ध अवान्तर कथाएं प्रासंगिक कही जाती हैं। प्रासंगिक कथाओं में जो आधिकारिक या मुख्य कथा के साथ कुछ दूर तक चलती है उसे पताका कहते हैं, और तात्कालिक से आकर विलीन हो जाने वाली कथा या वस्तु स्थिति को प्रकरी कहा जाता है। इस नाटक में
ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त, चंद्रगुप्त और शकराज से संबद्ध कथा आधिकारिक है या मुख्य कथा कहा जाए इसे। कोमा का प्रणय प्रसंग पताका है और बौने कुबड़े आदि का प्रकरण प्रकरी। दोनों आधिकारिक कथा के विकास में अपने अपने ढंग से योगदान करते हैं, जिसका जैसे हम देखते हैं कथानक में तो हमें थोड़ी थोड़ी बातें मिलती, मतलब प्रसाद जी भारतीय और पाश्चात्य दोनों का कैसे सम्मिश्रण करके एक नई शैली प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम प्रसादांत कहते हैं। कार्य अर्थ प्रकृति, जो कार्य अर्थ प्रकृति है, कथा वस्तु का एक लक्ष्य देती है, अभीष्ट लक्ष्य है, जिसकी सिद्धि के लिए पूरा नाट्य व्यापार अग्रसर होता है। इस नाटक का कार्य क्या है? प्रधान पात्र ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से संबंध विच्छेद। अंतिम अंक में पुरोहित की यह घोषणा की रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीब है, और ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, कार्य अर्थ प्रकृति की प्रवाचक है। दरअसल प्रसाद जी ने छिन्नमस्ता का मस्तकाभिषेक कराया है। छिन्नमस्ता किसे कहते हैं? क्योंकि पिछले अंक में भी हमने कहा इस बात को। छिन्नमस्ता मतलब यह है हमारा हृदय की भावनाएं किसी अन्य को समर्पित हैं, अर्थात ध्रुव स्वामिनी का हृदय चंद्रगुप्त को समर्पित है, और जबकि कायिक रूप से वह रामगुप्त से बधी हुई है, तो मस्तक कहीं और, शरीर कहीं और। इसलिए शरीर पर अधिकार रामगुप्त का और उसका मस्तक, उसकी पूरी श्रद्धा, पूरा भाव, पूरा प्रेम समर्पित है चंद्रगुप्त को। इस तरह से छिन्नमस्ता का मस्तकाभिषेक कराया, उसको, उसके अंतस्मन को ये पूरी तरह से जैसे कहा जाए अधिकार दिलाया, और वह महादेवी के पद पर स्वयं में हुई और किसी के द्वारा दिए गए महादेवी के पद का उसने परित्याग किया। कार्यावस्था क्या है? कार्यावस्था फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि के लिए होने वाले क्रिया व्यापार की स्थिति का वाचक है। इसके 5 भाग हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। प्रारंभ मुख्य कार्य, फल के प्रति उत्सुकता जागृत होने की स्थिति है। ध्रुव स्वामिनी में यह कार्यावस्था बिंदु अर्थ प्रकृति से जुड़ी हुई है। रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने का दृढ़ संकल्प यदि बिंदु है, तो ध्रुव स्वामिनी का विद्रोह कर उठना और आत्महत्या के लिए उद्धत हो जाना प्रारंभ कार्यावस्था है, क्योंकि मृत्यु की आकांक्षा भी तो मुक्ति के लिए व्यग्रता की ही सूचक है। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि के लिए त्वरित उद्यमशीलता प्रयत्न कार्यावस्था है। चंद्रगुप्त का ध्रुव स्वामिनी के वेश में, उसे स्त्री वेश में सैनिकों को शकराज के शिविर में ले जाने के लिए उद्यत होना और जाना प्रयत्न कार्यावस्था के अंतर्गत है। तीसरी कार्यावस्था प्राप्त्याशा वहां होती है जहां लक्ष्य सिद्धि की कुछ आशा बंधती है, यद्यपि बाधाएं और आशंकाएं बनी रहती हैं। शकराज और शक सैन्य के संहार के अनंतर ध्रुव स्वामिनी का शक शिविर की स्वतंत्र स्वामिनी बनना, चंद्रगुप्त का घोषित रूप में उसका सहयोगी बनना प्राप्त्याशा की अवस्था है। नियताप्ति में कार्य सिद्धि या फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, और फलागम में सभी अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। तीसरे अंक के अंत में पुरोहित द्वारा ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त के अधिकार की समाप्ति की घोषणा और दोनों के संबंध विच्छेद तथा रामगुप्त के साम्राज्याधिकार की समाप्ति की समवेत स्वीकृति नियताप्ति कार्यावस्था है, और रामगुप्त का निहित होना फलागम की स्थिति है, क्योंकि उसके अनियंत्रित रूप में विद्यमान रहने की स्थिति में फलागम निर्विघ्न न हो पाता। फिर इस नाटक में कार्य तो एक है, ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से मुक्त होना और ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के साथ रहना। मस्तकाभिषेक तो तभी होगा जब प्रेम फलीभूत हो, किंतु फल 2 हैं। ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त से घनिष्ठ लगाव रामगुप्त के अमानवीय अपुरुषोचित आचरण का प्रतिफल है। अतः रामगुप्त से मुक्ति को हम प्राथमिक फल कह सकते हैं, और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के संकेतित सहजीवन को गौण या आनुषंगिक फल। यद्यपि यह दूसरा फल व्यंजित या संकेतित है, कथित कदापि नहीं। कार्यावस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों के विभिन्न सम्मिलन बिंदुओं को 5 संधियों के रूप में भी देखा गया है। जैसे आपने देखा बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, फिर प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। उसके बाद ये अर्थ प्रकृतियां कितनी हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ,
विमर्श तथा निर्वृहण। और प्रारंभ कार्यावस्था और बीज अर्थ प्रकृति का संयोग होने पर मुख्य संधि होती है। आगे की बातें अगली बार